क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक चल रहा है। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक नए चैप्टर की। पिछली क्लास में हम लोग एक चैप्टर शुरू किए थे, अब उस चैप्टर को खत्म कर दिया तो एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। और देखता हूँ आप लोग से मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जिस क्वेश्चन से पता चलेगा, आपको अंदाज लगाना है कि ये सही है कि नहीं और कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन मैं ऐसे पूछूंगा कि आप आराम से जवाब बता सकते हैं। इतने हल्के हल्के क्वेश्चन पूछूंगा, प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछूंगा, एकदम हल्के हल्के क्वेश्चन पूछूंगा। नाइदर राकेश nor I are leaving for Hyderabad. A, B, C और कोई गलती नहीं तो नोएडा डी। Second, the secretary and treasurer, the secretary and treasurer were not present at today's meeting। और कोई गलती नहीं तो नोएडा। ए, बी और सी। थर्ड, the issues are complex. The issues are complex and has been obscured by other factors. No error। 3 questions हैं, 3 questions हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 questions है, 3 questions पे ध्यान देना है। आपको क्वेश्चन का आंसर ही सिर्फ नहीं बताना है, आपको ये भी बताना है, गेस करना कि कौन सा चैप्टर हो सकता है। वैसे मुश्किल नहीं है कि आप गेस नहीं कर पाए, फटाफट गेस कर लेंगे, मुझे पता है, फटाफट गेस कर लेंगे आप। Neither Rakesh nor I are leaving for Hyderabad. The secretary and treasurer were not present at today's meeting. The issues are complex and has been obscured by other factors. Obscured का मतलब होता है ढक देना या छुपा देना। Obscure का मतलब होता है, obscure जो ये वर्ड है,
इसका मतलब होता है ढक देना या छुपा देना, ढक देना या छुपा देना। क्या मिला कुछ? तो सबसे पहले तो इसमें देखिए जितने भी सेंटेंस है सब में गलती सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड है, कि सब्जेक्ट कुछ और है, वर्ब कुछ और हो गया, सब्जेक्ट कुछ और है, वर्ब कुछ और है, वर्ब कुछ और है, सब्जेक्ट कुछ और है। यानी सब्जेक्ट और वर्ब में जो है सिमिलरिटी नहीं बन पा रही है, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, कोऑर्डिनेशन हो नहीं पा रहा है। जैसे यहाँ जो आर लिख रहा है, आ, तो ये जो आर है ये किसके साथ, राकेश के साथ भी आर नहीं आता, आई के साथ भी आर नहीं था। राकेश और आई को अगर दोनों को जोड़ दे तो दो हैं, तो आर, चलो दो को मिलाकर आर हो गया। लेकिन सवाल इसमें ये उठ रहा है, सवाल इसमें ये है कि या तो राकेश और आई को तो जोड़कर बात ही नहीं कर रहा है। तो जब राकेश और आई को जोड़कर बात ही नहीं कर रहा है, जब राकेश और आई को जोड़कर ये बात ही नहीं कर रहा, राकेश और आई की बात अलग अलग कर रहा है, तो जब राकेश और आई की बात अलग अलग हो रही है तो आर लिखने का कोई तुक ही नहीं बनता है। या तो कह रहा ना तो राकेश ना मैं, यानी ना तो राकेश की बात कर रहा है ना दोनों में से किसी की बात नहीं कर रहा है। तो फिर यह जो गलती है ये आर की जगह होगा एम। और क्यों होगा इसी का जवाब हम इस लोग ढूंढने में बैठे हुए, इस चैप्टर में जो हम लोग जा रहे हैं इसी का जवाब ढूंढने के लिए जा रहे हैं। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर, अब देखो इसमें सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। अब इसमें आर्टिकल जो सिर्फ सेक्रेटरी के पहले लगा है, इसका मतलब दो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति एक ही है, जो सेक्रेटरी है वो ट्रेजरर है। इसका मतलब सब्जेक्ट एक ही है। सब, अब ये सब्जेक्ट एक ही क्यों है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे माना जाता है। मतलब यहाँ आर्टिकल चैप्टर का कंसेप्ट है, इसलिए मैंने आपको ये बता रखा था शुरू में, देखिएगा जब मैं क्लास में डिस्कस करा तो मैंने ये कहा था कि अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो जिसका नाम सिंटैक्स है, इस चैप्टर को हम लोग सिंटैक्स कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो इस चैप्टर के विषय में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बहुत पहले हर चैप्टर में दे रखा है। मैं नाउन में भी ये बताता हूँ, नंबर में भी कई बार डिस्कस करता हूँ, प्रोनाउन में डिस्कस करता हूँ, एडजेक्टिव में डिस्कस करता हूँ, कंजंक्शन आता तो उसमें बताता रहा, तो एडवर्ब आता तो उसमें बताता हूँ कि अगर आपने कंजंक्शन, एडवर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, नंबर, इन सब को अगर ठीक से पढ़ रखा है तो सिंटैक्स चैप्टर में आपके लिए ज़्यादा रूल नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर इन चैप्टर को आपने ठीक से पढ़ा है, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, आर्टिकल को, नंबर को, कंजंक्शन को, एडवर्ब को, ये सब मतलब एक तरह से हुआ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आपने ठीक से पढ़ रखा है तो सिंटैक्स चैप्टर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सिंटैक्स का आराम, क्योंकि उन्हीं सब चैप्टर्स के रूल को जमा करके इकट्ठा करके, जैसे ये रूल आर्टिकल चैप्टर में आप आराम से पढ़ सकते हैं, मिल जाएगा। तो यहाँ वर की जगह क्या होना चाहिए था, वाज। और कारण क्या है कि इसमें एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, जो सेक्रेटरी है वही ट्रेजरर है, क्योंकि आर्टिकल का इस्तेमाल एक बार हुआ है। यानी अब आर्टिकल का इस्तेमाल एक बार करने से क्या होता है, आर्टिकल का इस्तेमाल दो बार करने से क्या होता है, इस पर बहस करनी पड़ेगी। द इशूज, यहाँ इशूज क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप आर लिख रहे हैं तो कोई बात, अच्छी बात है। लेकिन फिर यहाँ जो सब्जेक्ट आपने हैज लिखा है, ये जो वर्ब हैज लिखा है, ये हैज किसके लिए लिखा है, सब्जेक्ट तो यही इशूज ही है। वहां जाके सब्जेक्ट तो नहीं बदल गया, ऐसा तो नहीं कि एंड यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट तो मुद्दा ही रहेगा, और मुद्दा तो यहाँ क्या है, मुद्दे है, इशूज यानी प्लूरल है। तो प्लूरल तो यहाँ हैज लिखने का तो कोई सेंस नहीं बनता है। क्या होगा, हैव, तो हैव बीन ऑब्सक्योर्ड बाय अदर फैक्टर्स। क्लियर है? तो इन सब छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी बातों को क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो इस चैप्टर का जो नाम है, जो चैप्टर हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू से पढ़ने जा रहे थे, गेस तो आप लोगों ने सब क्वेश्चन देखते ही कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, किस चैप्टर को। इस तरह क्वेश्चन आपने कई बार देख रखा है। तो चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, सिंटैक्स। चैप्टर का नाम क्या है, सिंटैक्स। सिंटैक्स हुआ चैप्टर का नाम। सिंटैक्स वैसे सबको पता रहता है, क्योंकि सबके घर में सिंटैक्स लगा रहता है। तो वही सिंटैक्स है क्या, पानी वाला टंकी लगा रखा होगा ना। अब तो कई कंपनी हो गया, लेकिन पुराने जमाने में 10 15 20 साल बस सिंटैक्स 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 सिंटैक्स, पानी की टंकी। यानी पानी की टंकी का तो मतलब ही हो जाता था क्या, सिंटैक्स ही होगा। लेकिन उस सिंटैक्स का जो स्पेलिंग है इस सिंटैक्स के स्पेलिंग से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, स्पेलिंग में डिफरेंस है। और इस सेंटेंस का जो मीनिंग है, इस सेंटेंस का मीनिंग है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कई जगह या नॉर्मल सेंस में हम सिमिलरिटी भी समझेंगे। सिमिलरिटी क्या समझेंगे? सिमिलरिटी, एक जैसा, सिमिलर है, सिमिलरिटी। और कुछ कुछ बुक में इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, सिमिलरिटी को लिखा रहता है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड का मतलब भी सिमिलर ही होता है, एक जैसा, एक जैसा या सिमिलर। कॉनकॉर्ड का मतलब यही है, सिमिलर, एक जैसा। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब सिमिलरिटी, जो भी कह लें, सब्जेक्ट वर्ब सिमिलरिटी कह लें, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड कह लें, जो भी अच्छा लगता है आप कह लें। एक ही चीज हुआ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि इंग्लिश में आपने बेसिक रूल ये पढ़ा है, बचपन से ये पढ़ा है कि सेंटेंस का कोई जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यही बचपन से पढ़ रखा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसका ये मतलब हुआ सिंपल सा कि अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा तो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाता है। ये पहले ध्यान रखना। इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ब की वही अहमियत है जो इंसान के शरीर में उसकी आत्मा या हार्ट का होता है। अगर आत्मा खत्म, हार्ट खत्म, आपका लाइफ खत्म। या जो सांस का इंपॉर्टेंस है, सांस खत्म, लाइफ खत्म। ये तो बात होती है। हम इस बॉडी का बहुत बहुत अहंकार, लेकिन ये बॉडी पूरा फंक्शन कैसे करता है? बॉडी का हर एक फंक्शन ऑक्सीजन की वजह से होता है ना? ऑक्सीजन अगर मैं लेना छोड़ दिया, कहानी खत्म। हमें लगता है कि हम इतने अमीर हैं, इतने बलवान हैं, इतने ये हैं, इतने वो हैं। 2 सेकंड के लिए सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन खत्म, इस शरीर का खेल खत्म, पूरा शरीर का कहानी खत्म। मतलब हमारा अस्तित्व जो है वो ऑक्सीजन से है। ठीक, ये ऑक्सीजन सारे शरीर को एनर्जी प्रमोट। वैसे बायो भी पढ़ेंगे तो साफ क्लियर होता है कि ऑक्सीजन की वजह से रिडक्शन, तो रेस्पिरेशन की वजह से एनर्जी, एनर्जी की वजह से फूड का ब्रेकडाउन। तो सारा जो खेल है ऑक्सीजन का। तो इसलिए अध्यात्म में जो है सांस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आध्यात्मिक लोगों के लिए सांस होता है। इसलिए देखिएगा अध्यात्मिक लोग सांस बहुत धीरे धीरे लेते हैं, सांस बहुत धीरे धीरे लेते हैं और बहुत गहरी लेते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। खैर, सब्जेक्ट, इसका मतलब अगर सिंपली ये होता है कि इंग्लिश में ये भी कहा गया कि वर्ब इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इज द हार्ट ऑफ द सेंटेंस। कई ग्रामर के बुक में लिखा रहता है, तो ये आप वैसे भी समझ सकते हैं, मजाक में ही कहा किसी, लेकिन बहुत सीरियस कहा कि द वर्ब इज नॉट द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट इज द हार्ट ऑफ द सेंटेंस। वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट का हार्ट होता है, उसके बिना बात बनती है। हम लिख दें सेंटेंस ऐसे लिखे, राम मैंगो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई सेंस नहीं बना। राम मैंगो वर्ब है ही नहीं, आपने सब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। राम मी, यू राम, तो आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, बीच में वर्ब गायब है। तो अगर वर्ब गायब है, वर्ब को आप यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो आपका सेंटेंस ही नहीं बन रहा है। वर्ब को यूज नहीं कर रहे हैं, आपके सेंटेंस में वर्ब नहीं है, तो आपका सेंटेंस नहीं है। ए सेंटेंस कैन नेवर बी पॉसिबल विदाउट अ वर्ब, कि बिना वर्ब का सेंटेंस कभी पॉसिबल ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। आगे बात समझ में, ये ध्यान रखना। अब अगली बात है, वर्ब का होना तो जरूरी है, तो वर्ब का कोई माई बाप है क्या कि वर्ब अपने मन से इतना इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से आ जाता होगा, जो मन होगा वो आ जाता होगा? तो वर्ब इंपॉर्टेंट तो है, बहुत महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उसको रहना पड़ता है सब्जेक्ट के अधीन, सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो वर्ब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका यूज जो होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। इसलिए हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका जो यूज होगा वो किसके हिसाब से होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। यानी सब्जेक्ट जैसा होगा उसी तरह का वर्ब होगा। इसलिए इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब सिमिलरिटी या कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड का मतलब ये होता है सिमिलरिटी, एक रूपता। कॉनकॉर्ड, डिस्कॉर्ड आपने सुना होगा, डिस्कॉर्ड सुनते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो कॉनकॉर्ड जो है डिस्कॉर्ड का एंटोनिम्स, या कॉनकॉर्ड का एंटोनिम्स और डिस्कॉर्ड। कॉनकॉर्ड का मतलब सिमिलरिटी, एक रूपता, और डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा या विवाद, अनेकता। तो एप्पल और डिस्कॉर्ड कहते हैं झगड़े की वस्तु, झगड़े का जड़, विवाद का मुद्दा। तो वर्ब जो किसी सेंटेंस में यूज करते हैं वो सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट के को ध्यान में रखते हैं। इसलिए एक चैप्टर बन गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्फ्लिक्ट। अब इस रूल का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट को देखकर इस्तेमाल करते हैं। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ
सिंगुलर वर्ब होगा। और अगर दूसरा रूल कहता है कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो फिर प्लूरल वर्ब होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। सिंपल सी बात समझ में आ गई। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। पहले एकदम मोटा मोटी इस बात को समझ लेना होता है। और ये बात अगर समझ में आ गई तो कहानी खत्म। ये बात अगर कहानी आ गई समझ में तो बिल्कुल कहानी ही खत्म, बिल्कुल कहानी खत्म। ये मोटा मोटी बात समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर है कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब इसी चीज को, इसी बात को कुछ बुक ने लिख रखा है, SS और PP फॉर्मूला। कई बुक में लिखा रहता है SS और PP फॉर्मूला। तो SS और PP फॉर्मूला जो लिख रखा है, SS और PP फॉर्मूला, तो ये मतलब शॉर्ट में लिख दिया कि SS PP, तो हमें लगता है अरे ये तो कुछ नया रिसर्च कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं। सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब चाहिए। इसी को SS PP फॉर्मूला से आप लिख रहे हैं, या इसी को आप SS और PP फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, बात इतनी होती है। तो ये दो अहम रूल है। और इस चैप्टर में, ये चैप्टर जो है सिंटैक्स, ये ग्रामर का सबसे आसान चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें अपना दिमाग लगाने का कोई स्कोप नहीं रहता है, कोई स्कोप नहीं है इसमें। सीधा सीधा रूल पढ़ के जाइए और रूल के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। एकदम आसान सा चैप्टर, और क्वेश्चन इससे आएगा ही। एग्जाम चाहे कोई भी हो, क्वेश्चन इससे आता ही आता है। क्वेश्चन इससे आना ही आना होता है। तो रूल ही रूल पढ़ना है इसमें, रूल ही रूल, जितने खाली रूल ही पढ़ना और सीधा रूल पे क्वेश्चन बनने वाला है, तो इसलिए ज़्यादा भागने की इसमें स्कोप नहीं रहती है। या ज़्यादा डिफिकल्ट तो है ही नहीं, क्योंकि रूल बेस्ड है तो कोई डिफिकल्ट नहीं। हमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं, रूल रूल के हिसाब से चलना है। अब यहाँ सिंगुलर प्लूरल में जो कुछ बातें मैंने आपको पहले से बता रखा है, फिर से मैं याद दिला देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि सारा सब्जेक्ट और वर्ब का खेल है। अगर हम सब्जेक्ट जानते ही नहीं है कौन है, तो फिर वर्ब का वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ब का होना जरूरी है। वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं होगा। वर्ब किसके हिसाब से होगा, तो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। अब सब्जेक्ट का हमें पता ही नहीं कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए सिंटैक्स चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो इसका मानकर चलता है कि सिंटैक्स से पहले आपने नाउन चैप्टर को पढ़ रखा है, नंबर चैप्टर को पढ़ रखा है, एडजेक्टिव को पढ़ रखा है, प्रोनाउन को पढ़ रखा है, केस को पढ़ रखा है, टेंस को पढ़ रखा है। ये मानकर चला जाता है कि इतने चैप्टर, तभी आप सिंटैक्स में हाथ लगा रहे हैं। सीधा सिंटैक्स पढ़ना शुरू कर दे तो फिर बहुत मुश्किल, कब कई कई चीज़ें हम समझ नहीं पाते। हालांकि कई लोग जो सिंटैक्स से शुरू कर देते, क्योंकि रूल बेस्ड चैप्टर होता है, तो लोग मान के चलते कि इतना तो सबको आता ही होगा, नाउन आता ही होगा, प्रोनाउन आता होगा, एडजेक्टिव आता ही होगा, टेंस आता ही होगा, चलो पढ़ा। बेसिक तो, और होता भी सच है, कुछ ना कुछ तो सबने सब सुन के रखा होता है, लेकिन कई बार फिर भी हम उलझ जाते हैं। तो नाउन, नंबर, केस, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, टेंस, ये अगर अच्छे से पढ़ रखा है, ध्यान से पढ़ रखा है, तो फिर सिंटैक्स समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आराम आराम समझ में आ जाता है। लेकिन इन सब चैप्टर में अगर लापरवाही की है, हल्के फुल्के ढंग से पढ़ा है, तो फिर दिक्कत होती है। क्योंकि उन्हीं सब चैप्टर को रूल लेकर इसमें हम लोग लेकर आए। तो बेसिकली हमने जो पढ़ा है बचपन से अभी तक, उसको मैं थोड़ा सा ध्यान, इसमें अब इसकी जरूरत है इसी चैप्टर में, इसलिए लोग बात कर रहे हैं कि अभी तक हमने ये पढ़ा कि नाउन में अगर एस और यस लगा दिया तो नाउन क्या है, प्लूरल है। ये बात हमें समझ में आ रही है। नाउन विदाउट एस और एस है, नाउन बिना एस और एस के है। तो नाउन विदाउट एस और एस है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये नाउन अगर विदाउट एस और एस है तो क्या होना है इसको, सिंगुलर। क्या जाना है, सिंगुलर। नाउन विदाउट एस और एस होना है तो सिंगुलर हो जाना है। ठीक है। ठीक इसी के साथ क्या है कि वर्ब विदाउट एस और एस, तो वर्ब विदाउट एस को क्या कहते हैं, V1, और ये क्या होता है, प्लूरल। ठीक है, ये अपोजिट रिलेशन है नाउन और वर्ब में। इसको हम सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं, इसलिए नंबर चैप्टर आपने पढ़ा भी होगा। नंबर चैप्टर में हालांकि एक ही बात यही नहीं कि एस और एस, नंबर चैप्टर में हम लोग डिटेल से पढ़ के आते हैं, उसमें कई रूल है कि प्लूरल कई तरह से बनता है, लेकिन बेसिक रूल यही है, जनरल रूल यही है, नॉर्मल रूल यही है कि नाउन में एस और एस लगने से नाउन प्लूरल बनता है। बेसिक यही है,
होते और भी कई बातें हैं और भी कई चीजें अलग अलग, लेकिन बेसिक जो होता है हम लोग उसको मान के चलते कि जनरली क्या होता है, इन जनरल रूल क्या होता है, इन जनरल यही रूल है। मतलब इन जनरल या नॉर्मली अगर कोई नाउन है तो उसमें एस और एस नहीं लगा तो वो सिंगुलर है, और एस और एस लगाया उस नाउन में एक्स्ट्रा तो वो प्लूरल हुआ। लेकिन वर्ब के साथ उल्टी कहानी है कि वर्ब में नॉर्मली अगर हमने एस और एस लगा के नहीं रखा है, वर्ब में नॉर्मली हमने एस और एस लगा के अगर नहीं रखा है तो वर्ब हमारा क्या है, प्लूरल है। वर्ब विदाउट एस और एस तो वर्ब क्या है, प्लूरल है। और वर्ब में जैसे ही हमने एस और एस लगा दिया, वर्ब प्लस एस और एस, वर्ब में जैसे एस और एस लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे हम लोग V5, और ये क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, सिंगुलर। वर्ब प्लस एस और एस, इसको क्या कहते हैं, सिंगुलर। तो वर्ब में अगर एस और एस लगा तो वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर, और वर्ब में अगर एस और एस नहीं लगा तो वर्ब क्या हो गया, प्लूरल। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, इसी के हिसाब से कहानी चलेगी। तो पहला रूल हमने क्या पढ़ा कि सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब चाहिए। यही रीजन होता है कि हम लिखते हैं राम गो, लिख दिया हमने राम को, तो क्या ये सेंटेंस सही है, तो ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों नहीं है सेंटेंस सही, कि राम हमको पता है प्रॉपर नाउन है और ये सिंगुलर है, और अभी अभी हमने पढ़ा कि गो क्या है, या पहले से भी पढ़ रखा कि वर्ब में अगर एस और एस नहीं लगा तो वर्ब क्या है, प्लूरल है। तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो ये तो एसपी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, शोषित पार्टी भी इसको कह सकते हैं आप, एसपी, या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कह सकते हैं, कई नाम हो गए एसपी के। तो एग्रीमेंट नहीं हुआ, एसएस का एग्रीमेंट नहीं हुआ तो एसपी का हो गया, यानी बात जो है एसएस होना चाहिए था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए था, सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था, एसएस नहीं हुआ, एसपी हो गया, यानी मामला एसपी तक पहुंच गया। एग्रीमेंट नहीं हुआ, डिस्कॉर्ड हो गया ये तो, ठीक है, कॉनकॉर्ड की बात चाह रहे थे और डिस्कॉर्ड हो गया तो मामला एसपी तक पहुंच गया, ठीक है। तो ये तो हो गया गलत। और क्यों गलत हो गया भाई, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट को आपने प्लूरल वर्ब दे दिया। अब इसी को अगर हमको लिखना होता राम गोज, अब ये मत कहिएगा कि सर इसमें तो सब्जेक्ट भारी पड़ रहा है, वैसे भी वर्ब पे, क्योंकि सब्जेक्ट में 3 लेटर है और वर्ब में 2 ही लेटर है, तो सब्जेक्ट जो है वर्ब पे भारी पड़ रहा है, इसलिए वैसे भी गलत होना चाहिए। तो अभी वर्ब भारी पड़ जाएगा इसमें कि राम में क्या है, राम वैसे क्या है, टेक्निकली सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन है, और गोज में फिर एस लग गया तो गोज क्या होगा, सिंगुलर हो गया। तो अब तो ये आ गया, ऐसा सा आ गया। लेकिन कोई कहेगा सर अब तो ये जो गोज है तो राम पे भारी पड़ गया, राम में तो 3 ही लेटर है, गोज में तो 4 लेटर हो गए। तो ऐसे भारी और हल्का नहीं देखना, किसमें कितना लेटर है ये नहीं देखना है, लेटर काउंट नहीं करना, क्या काउंट देखना है, एस और एस। तो जिस भी वर्ड को हमने सब्जेक्ट की तरह यूज किया है, जिस भी वर्ड को सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट की तरह यूज किया है, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल होगा। और हम और ये जान ही नहीं रहे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हमारा वर्ब गलत होगा, और वर्ब गलत हुआ तो पूरा पूरा सेंटेंस ही कहानी खत्म, क्योंकि वर्ब गलत तो सेंटेंस गलत, वर्ब का मिस यूज तो सेंटेंस गलत, क्योंकि वर्ब इज द हार्ट ऑफ सेंटेंस नॉट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वर्ब जो क्या है, सेंटेंस का हार्ट है, सिर्फ पार्ट ही नहीं है, सिर्फ हिस्सा ही नहीं है। तो इसलिए अगर वर्ब को ठीक करना है तो सब्जेक्ट को ठीक करना ही पड़ेगा, यानी वर्ब को ठीक रखना है तो सब्जेक्ट को पहचानना ही पड़ेगा, इसमें कोई भागने की बात नहीं है, कोई बचने की बात नहीं है। ये क्लियर होगा। इसी चीज को कुछ ग्रामर के बुक में ऐसा भी लिखा रहता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, सुना है क्या ना किसी ने, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस और एस लगता है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट अगर हो तो वर्ब में एस और एस लगता है। ये कई ग्रामर के बुक में लिखा होता है, अगर ग्रामर के बुक आपने पढ़ी हो तो ग्रामर के बुक में लिखा रहता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस और एस लगता है। तब ये सवाल उठेगा क्यों लगता है भाई, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस और एस क्यों लगता है, क्यों लगता है।
ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन रहेगा। तो क्यों लगता है, तो क्यों लगता है, कारण यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब चाहिए। ये है कारण, ये है कारण कि सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब चाहिए। ये इसका बेसिक कारण है। इसलिए, और हम कह ही रहे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ ना। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर हो गया, वर्ब में एस और यस लगेगा। तो कहानी इधर से पढ़े चाहे इधर से पढ़े, बात उतनी ही है, जैसे भी कहें। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, हम लिखते हैं बॉयज प्लेज कि भाई तो ये तो ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, अच्छा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि नाउन में भी एस लगा हुआ है और वर्ब में भी एस लगा हुआ है। नाउन में भी एस लगा हुआ है, वर्ब में भी, तो एग्रीमेंट हो गया। जैसा सब्जेक्ट है वैसा वर्ब है, सब्जेक्ट में भी एस है और वर्ब में भी एस है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, अच्छा एग्रीमेंट हो गया। लेकिन हमें देखना है कि क्या ये इंटरनल एग्रीमेंट है, सचमुच ही अच्छा एग्रीमेंट है। तो हमें देखना पड़ेगा बॉयज क्या है, नाउन है, और नाउन में एस लगा तो बॉयज क्या है, प्लूरल है। बॉयज नाउन है, उसमें एस लगा तो प्लूरल है। प्ले क्या है भाई, वर्ब है, और वर्ब में एस लगा तो वही क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो फिर मामला क्या है, पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। अभी मामला एसपी के पास था, पुलिस स्टेशन में मामला है, यानी पुलिस स्टेशन और एसपी के बीच में मामला घूम रहा है। पीएस हो गया। अब तो हमें चाहिए था पीपी यानी या तो एसएस चाहिए था या पीपी चाहिए था, या तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब चाहिए था, या सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब चाहिए था। पीपी या एसएस, ये फिर बाद पीएस होगा, पुलिस स्टेशन की तरफ बात जा रही थी। ये भी सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। सकल सूरत से एग्रीमेंट लग रखा है, इसमें भी एसएस में सकल सूरत से बाहरी तौर पे एग्रीमेंट दिख रहा है, लेकिन भीतरी एग्रीमेंट नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, बॉयज प्ले। और अगर बॉयज प्ले लिख देते हैं तो ये भी प्लूरल हो गया, और वर्ब में एस और यस नहीं है तो ये भी प्लूरल हो गया। अब पीपी का मामला बन गया, सही है, कोई देख पीपी वाली बात आ गई। तो बेसिक रूल ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब देना है, प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब लगाना है। एसएस फार्मूला कह लीजिए, एसपी फार्मूला कह लीजिए, जो कहना है वो अपना कह लीजिए, एसएस फार्मूला और पीपी फार्मूला। बेसिक रूल यही हुआ, यानी दो रूल जो है वो बेसिक हो गए कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब। ये रूल नंबर 1 कहेंगे इसको, ये बेसिक रूल होगा। ऐसे इसमें कई रूल पढ़ने, लेकिन बेसिक रूल इसमें यही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब। अब अगली बात इसमें ये है, क्या इसका कोई एक्सेप्शन भी है, क्या कोई एक्सेप्शन भी है। फर्स्ट क्लास में तो इस चैप्टर को समझने में ही लग जाता है कि ये चैप्टर है क्या, फिर उसके बाद रूल ही रूल चलता है। फर्स्ट क्लास में हम लोग इसको पूरा समझने में लगाते हैं कि बेसिकली समझते हैं कि ये चैप्टर है क्या, इसमें हम पढ़ते क्या है, क्या पढ़ना है, क्या होता है, और फिर उसके बाद समझ में आ जाता है कि खाली इस चैप्टर में रूल पढ़ना। एक्सेप्शंस, तो एक्सेप्शन भी क्या है, क्या तो बिल्कुल एक्सेप्शन है। दो जो है इसके एक्सेप्शन है, एक आई और एक यू। इस आई और यू के साथ हर कंडीशन में प्लूरल वर्ब ही लगता है, इसलिए ये एक्सेप्शन है, इसको सिंगुलर वर्ब नहीं चाहिए। दो एक्सेप्शन है, आई और यू जो है वो एक्सेप्शन है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, आई गो, या यू क्या क्या कहते हैं, यू गो, या आई हैव अ पेन। अब इसमें कभी कभी लोग कहते हैं ये तो पेन तो ए लिख रखा है, या हैव क्यों लिख रहे हो। या ध्यान रखना कि पेन ऑब्जेक्ट है, पेन को हैव से क्या मतलब, सब्जेक्ट को, ये हैव को वर्ब को सब्जेक्ट से मतलब है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, तो आई को हमेशा क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। तो आई हैव अ पेन, या आई प्ले क्रिकेट। तो आई को के साथ कभी सिंगुलर, एक कंडीशन ऐसा है जिसमें सिंगुलर वर्ब लगता है आई के साथ, वो है वॉज। जैसे आई वॉज इल, मैं बीमार था, बस एक वॉज के अलावा और कोई दूसरा कंडीशन नहीं है। मतलब आई के साथ भी सिंगुलर लगता है, आई के साथ भी सिंगुलर लगता है, ये एकदम फिक्स नहीं करना कि आई के साथ हमेशा प्लूरल ही होता है। एक और वॉज के अलावा, इसलिए इंग्लिश में ये कंट्रोवर्सी यार, एक्सेप्शन है कि आई जो वर्ड है वो एक्सेप्शन है इंग्लिश में, कि आई के साथ रूल तो ये है कि प्लूरल वर्ब लगाता है, और ग्रामर के हिसाब से लगना चाहिए। एक्सेप्शन क्यों समझो, ग्रामर के हिसाब से आई में सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, क्योंकि ग्रामर ये कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के। अब इस रूल के हिसाब से तो आई के साथ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, इसलिए आई जो है काफी खास वर्ड है इंग्लिश के लिए। आई बड़ी खतरनाक वर्ड है कि कोई रूल को फॉलो नहीं करता। वैसे भी आई मतलब मैं कोई रूल फॉलो नहीं करता, आप भी कोई रूल फॉलो नहीं करना चाहते हैं। कोई कोई भी जो आई है वो कोई रूल फॉलो नहीं करना चाहता है ना, सच यही, सच्चाई यही है कि कोई भी व्यक्ति जो आई है, यानी ये जो आई है ना, आई
ये किसी रूल को फॉलो ही नहीं करना चाहता, ये रूल्स हमेशा ऊपर ही उठ के रहना चाहता है। इंग्लिश में भी ऐसा ही हो रहा है। तो टेक्निकली ग्रामर के हिसाब से आई सिंगुलर है, आई का मतलब मैं होता है, सिर्फ एक व्यक्ति होता है, आई कोई एक व्यक्ति मैं होगा ना, तो इस सिंगुलर होना, इसके साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब होता है, इसलिए आई एक्सेप्शन है। ठीक। दूसरी बात, आई के साथ एक केस ऐसा भी है जहाँ सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है, वो केस कौन सा है? वॉच। उसके अलावा फिर कहीं नहीं, इसके अलावा फिर कहीं नहीं। मतलब एक केस ऐसा है जहाँ वॉच आई के साथ सिंगुलर भी होता है, और यू के साथ तो कभी सिंगुलर होता ही नहीं, यू के साथ हमेशा प्लूरल ही होता है। आई के साथ तो एक केस है वॉच का जहाँ सिंगुलर भी हो जाता है, यू के साथ ऐसा कोई केस नहीं है, यू हमेशा प्लूरल है, मतलब प्लूरल है। एक बात ये समझ लिया एक्सेप्शन में। अब जरा इसको हम समझते हैं कि और कहाँ सिंगुलर प्लूरल का और कंसेप्ट कहाँ कहाँ नहीं होता। एक बात याद रखना हमेशा कि V2 में कभी भी कोई भी सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट में कोई जो V2 है उसको कभी सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं, वो सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। आई वेंट, यू वेंट, ही वेंट, सी वेंट, दे वेंट, राम वेंट, मोहन वेंट, सब जगह। तो V2 में या V3 में इन सबको सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लिख लो V2 और V2 यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म को और वर्ब के थर्ड फॉर्म को सिंगुलर और प्लूरल से कोई, ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। आप लिखिए ही हैज गॉन, शी हैज गॉन, दे हैव गॉन, यू हैव गॉन, सब जगह वो हैव हैज बदलता रहेगा, गॉन 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 फिक्स रहेगा। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म को यानी पास्ट इंडेफिनिट को और वर्ब के थर्ड फॉर्म को यानी पास्ट पार्टिसिपल को सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? और क्या समझ के रखना है? जैसे आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा होगा 24, उस 24 हेल्पिंग वर्ब में से इज, वॉज, हैज और डज, सिर्फ यही 4 सिंगुलर है। 24 जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें से यही 4 सिर्फ सिंगुलर हैं, और आर, वर, डू और हैव ये क्या है? प्लूरल। यानी जो 24 मॉडल से हेल्पिंग वर्ब हम लोग सोच कर रखते हैं, उस 24 में से ये जो 8 है इसी को सिंगुलर और प्लूरल से मतलब है, इसके अलावा किसी को सिंगुलर या प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। एम जो लिखते हैं एम, इसको भी सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब, ये आई के साथ फिक्स है। आई सिंगुलर है तो एम सिंगुलर है, आई प्लूरल है तो आई प्लूरल है, एम प्लूरल है। तो इसलिए एम को हम सिंगुलर या प्लूरल में कुछ भी नहीं ले जाते हैं, एम को हम आई का पार्टनर मानते हैं। और आई टेक्निकली ग्रामर के हिसाब से सिंगुलर ही है, भले इसके साथ बहुत प्लूरल लगता है अलग बात है, लेकिन आई प्लूरल होता है ऐसा कोई मतलब नहीं। मैं कभी प्लूरल हो जाएगा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अब ग्रामर में चल रहा है आई के साथ प्लूरल वर्ब तो अलग बात है। इसका मतलब ये नहीं कि आई प्लूरल है, यू के साथ भी प्लूरल चल रहा है इसका मतलब यू प्लूरल, ऐसा नहीं, वर्ब प्लूरल लगता है। लेकिन इसका मतलब ये कंक्लूजन नहीं निकालने की चूंकि इसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है तो आई और यू जो है प्लूरल है, ऐसा कुछ कंक्लूजन निकालने की जरूरत, बहुत लोग अपने मन से कंक्लूजन निकाल लेते थे, ये कंक्लूजन नहीं, ये एक्सेप्शन है कि आई के एक्सेप्शन, तभी तो एक्सेप्शन, अगर ये प्लूरल होता तब तो कोई बात ही नहीं थी। एक्सेप्शन में लिखा है इसका मतलब क्या कि आई के साथ प्लूरल वर्ब नहीं होना चाहिए था लेकिन हो रहा है, तभी तो एक्सेप्शन है। यू के साथ प्लूरल वर्ब नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है, तभी एक्सेप्शन है। जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, तभी एक्सेप्शन है। अगर प्लूरल वर्ब ही होना चाहिए तो फिर एक्सेप्शन किस बात का होता? तो कोई बात ही नहीं होती कि टेक्निकली ग्रामर के हिसाब से इन दोनों को सिंगुलर वर्ब चाहिए था लेकिन प्लूरल वर्ब यूज होता है। समझ में आ गई बात? तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म को कोई प्लूरल से लेना देना नहीं है। इज, वाज, हैज, डज ये 4 सिंगुलर है, आर, वर, डू और हैव ये 4 प्लूरल है। इसके अलावा कोई भी जो वर्ड है, कैन है, कुड है, मे है, लिखना है तो लिख लीजिए कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, इन सबको सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना होता है। कोई लेना देना ही नहीं, ये सबके साथ चलता है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, इनको सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं, ये सबके साथ। आई कैन, यू कैन, ही कैन, सी कैन, दे कैन, वी कैन, सब पे चलता है। यू मस्ट, आई मस्ट, ही मस्ट, सी मस्ट, दे मस्ट, राम मस्ट, मोहन मस्ट, इंडिया मस्ट, पाकिस्तान मस्ट, सब चलता है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, इनके साथ सब चलता है। इनको सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना। इतनी बात होगी, इस चैप्टर को ध्यान मत, इसलिए बेसिक में टाइम लगता है कि भाई इनको, इनमें सारे कंसेप्ट को पहले एक जगह लाना होता है कि क्या क्या है। इसका मतलब सीधा ये हुआ, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो V1 V5 है यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्लस इज, वाज, हैज और डज जहां यूज हो सकता है, आर, वर, डू और हैव जहां यूज हो सकता है, ये 8 वर्ड जहां यूज हो सकते हैं, और जहां V1 V5 यूज हो सकता है, ये जो 10 वर्ड है, ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं कि इज, वाज, डज, हैज, हैव, डू, आर, वर और V1 और V5, ये 10 वर्ड जहां यूज होते हैं जिस जिस जगह पे, सिर्फ वही सिंगुलर और प्लूरल होता है, इसके अलावा कहीं भी
कोई भी सिंगुलर या प्लूरल का केस नहीं बनता। इसका मतलब सिंटैक्स की गलती अगर होगी तो इतनी ही गलती होगी, या तो इसके जगह आर होगा, या वाज के जगह वर होगा, हैव के जगह हैज हो जाएगा, हैज के जगह हैव हो जाएगा, बी1 के जगह बी5 हो जाएगा, बी5 की जगह बी1 हो जाएगा। यही गलती होती है सिंटैक्स में, इसके अलावा कोई गलती नहीं होती। इसका मतलब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर सिंटैक्स की गलती ढूंढना है, सिंटैक्स की गलती समझना है, तो अब ये समझना चाहिए कि जहां आर लिखा है उसको डाउट कीजिए कि कहीं साथ इज तो नहीं होना चाहिए था। डाउट कीजिए मतलब पूछिए, देखिए सेंटेंस में देखिए कहीं तो आर तो नहीं होना, या इज लिखा है तो इज को भी डाउट कीजिए, हो सकता है वहां वो आर चाहिए होगा। हैव लिखा है तो एक बार हैव को चेक कीजिए, हो सकता है वहां हैज चाहिए। हैज लिखा तो उसको एक बार चेक कीजिए, हो सकता है वहां हैव। चेक करने के मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हैज की जगह हैव करके आ जाना, ऐसा नहीं करने के लिए कह रहा हूं। लेकिन उसको चेक करना चाहिए तो गलती पता चल सकता है, क्योंकि सिंटैक्स की गलती का यही मतलब है कि हो सकता है हैज होना चाहिए था हैव हो जाएगा, हो सकता है वाज होना चाहिए था वर हो गया, हो सकता है वर होना चाहिए था वाज हो गया, हो सकता है इज होना चाहिए था आर हो गया, हो सकता है आर होना चाहिए था इज हो गया, हो सकता है V1 होना चाहिए था V5 हो गया, हो सकता है V5 चाहिए था V, क्योंकि सिंटैक्स की तो इतनी कंक्लूजन में इतना आता है, सिंटैक्स के कंक्लूजन में इतना है, यही 10 गलती हो सकती है सिंटैक्स में, इधर से उधर हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है सिंटैक्स में। तो हमारी मेरी बात में क्या कह रहा हूँ कि सिंटैक्स में इतनी इतनी इतना ही कंक्लूजन निकलता है कि इज के जगह वाज, वाज के जगह वर, डू के जगह डज, डज के जगह डू, हैव के जगह हैव, हैज के जगह हैव, यही हो सकता है, इससे ज्यादा कोई कोई बात ही नहीं हो सकती, ये समझ लेना। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब एक 2 मिनट की बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं समझा देता हूँ, फिर हम लोग रूल पे चलेंगे। इसमें खाली रूल ही है। ये गो गज आया कहाँ से? कभी सोचा कि ये जो गो और गोज है, ये आखिर आया कहाँ से? कभी सोचा है? तो शेक्सपियर भाई के साहब के समय में ये सब कुछ नहीं था, गोगोज कुछ नहीं था ही नहीं कुछ, गोगोज तो कुछ था ही नहीं। तो ये आया कहाँ से पता है? कैसे आ गया? समझो। आज से 300 ईयर्स पहले ऐसा कोई वर्ड ही नहीं था। वर्ड ही होता था ये गोएथ, गोएस्ट, कमेथ, कमेस्ट, स्पिकेथ, स्पिकेथ, इस तरह के वर्ड यूज होता था। स्पिकेस्ट, स्पिकेथ, ऐसा स्पीक कह रहे हैं, स्पॉक कह रहे हैं, स्पोकन कह रहे हैं, पहले स्पिकेथ होता था। तो यानी अगर शेक्सपियर भाई साहब आ जाए तो उनको ये वर्ड, उनको तो इसको इंग्लिश भूल जाएगा, ये कौन सी इंग्लिश है, ये इंग्लिश तो हम लोग छोड़ के गए नहीं थे, इंग्लिश कहाँ से बदल गया? तो जब इंग्लिश को मॉडर्नाइज किया जा रहा था आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल, ये इंग्लिश के जितने मॉडर्न डेवलपमेंट आप देखते हैं ये 200 साल में हुआ है। तो 200 साल में जब इंग्लिश को मॉडर्नाइज किया गया, स्पेलिंग वगैरह पे काम किया गया, ग्रामर वगैरह पे और काम किया गया, तो उन लोगों ने ये देखा कि ये जो EST है, EST वाला वर्ड जो था ये जनरली सिंगुलर के साथ यूज होता था, और ये जो ETH वाला वर्ड था ये जनरली प्लूरल के साथ यूज होता था। ठीक है, EST वाला जनरली सिंगुलर के साथ यूज होता था, और ETH वाला जो वर्ड था ये प्लूरल के साथ यूज होता था। ठीक है तो उन्होंने यहीं से एक नियम क्या बना लिया कि गो को ले लिया कॉमन, कि गो को क्या दिया, ये तो दोनों गो यहाँ तक ऐसे गोए तक दोनों में कॉमन है, लेकिन फिर भी गोए तक उसको पढ़ने में अच्छा नहीं लगा तो गो तक ले लिया कॉमन, कि गो, इसको बना दिया मेन वर्ड। और फिर क्या बोला कि ये जो ES है, चूंकि EST ज्यादातर सिंगुलर वाले वर्ड के साथ लगा हुआ था, इसलिए इसलिए उसने कंक्लूजन निकाल लिया कि जिसमें ES लग गया वो क्या होगा, सिंगुलर हो गया। तो क्या कह दिया कि गो जो है वो V1 हो गया, मेन वर्ड हो गया, मेन फॉर्म हो गया, ये प्लूरल हो गया, क्योंकि ये इसके साथ लग रहा है, इसका पूरा ETS गायब कर दिया, गो को ले लिया। और फिर यहाँ से गोज को ले लिया, और कहा ये जो ES की वजह से ये क्या हो जा रहा है, प्लूरल हो जा रहा है, इसलिए ये मान लिया कि ES लगने से गो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। समझ रहे हो क्या हासिल है? इससे गो ले लिया मेन वर्ड, इससे ES ले लिया, अब दोनों में गो देख लिया कॉमन है, और कहा कि ES लगने से क्या हुआ, ES की वजह से ये सिंगुलर हो जा रहा है। तो एक रूल ही बना लिया कि वर्ब में अगर S और ES लगेगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन कहानी ये थी, ये जो दिमाग में आया उनके, तो कोई पूछ सकता है ना, आखिर अंग्रेजों के दिमाग में यही क्यों आया कि S और ES लगाने से सिंगुलर प्लूरल होगा, और कुछ वर्ड क्यों नहीं आया? ये पूछ सकता कोई, आखिर यही वर्ड क्यों आया कि ES से लगाकर S लगा के प्लूरल या सिंगुलर बनाया जाए? ये ख्याल कहाँ से आया? ये बात किसने ये ज्ञान दिया कि भाई वर्ब को अगर सिंगुलर पढ़ा तो उसमें S लगाओ, कुछ और N भी लगाओ तो हो सकता था, T भी लगाओ तो हो सकता था, P भी लगाओ तो हो सकता था, Q भी लगाओ तो हो तो कुछ भी सकता था। ठीक है, S का ख्याल कहाँ से आया? तो ये S का ख्याल यहाँ से। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात समझो, अब I के साथ गो क्यों लगाता है या U के साथ गो क्यों लगाता है? इसी वजह लगाता था। उनके माँ बाप पहले जो बाप दादा I के साथ गोएथ ही लिखते थे, गोएथ, I गोएस्ट नहीं होता था, U गोएथ लिखते थे। ठीक है, अब U के साथ क्या लिखते थे, गोएथ, I के साथ क्या लिखते थे, गोएथ।
अब आई के साथ गोएस्ट अगर लिखते, यू के साथ गोएस्ट लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, आज भी आई के साथ गोज होता और यू के साथ गोज होता। लेकिन उसके बाप दादा आई के साथ गोएथ लिखते थे और गोएथ का शॉर्ट फॉर्म गो है, इसलिए उन्होंने चेंज नहीं किया। समझ में आ गई बात कि आई के साथ गो क्यों नहीं लगा, गोज क्यों नहीं? वो कह रहे कि हमारे बाप दादा चूंकि आई के साथ गोएथ ही लिखते थे, यू के साथ गोएथ ही लिखते थे। क्या कह रहा था मैं कि आई के साथ गोएथ ही लिखते थे और यू के साथ गोएथ ही लिखते थे, इसलिए अंग्रेजों ने आज भी कहा कि हम भी गो ही लिखेंगे, गोएथ का ही शॉर्ट फॉर्म। हमारे बाप दादा गोएथ लिखते थे इसलिए हम गोएथ का ही शॉर्ट फॉर्म चलाएंगे, कमेथ लिखते थे इसलिए कमेथ का ही शॉर्ट फॉर्म चलाएंगे, हम कमेस्ट का शॉर्ट फॉर्म नहीं चलाएंगे, हम गोएस्ट का शॉर्ट फॉर्म नहीं चलाएंगे। परंपराओं से कितना प्यार है अंग्रेजों को, और फिर भी हम लोग अंग्रेजों को कॉपी करते हैं लेकिन अंग्रेजों के स्टाइल को कॉपी नहीं करते। हम अपने परंपराओं का फजीयत करते रहते हैं, हम अपने परंपराओं का खुद से मजाक बनाते रहते हैं, और अंग्रेज ऐसी ऐसी परंपरा को इंग्लिश में ढो रहे हैं और हमें अब हमसे पढ़वा रहे हैं। हमें कहते हैं कि तुम बेवकूफ बेवकूफ हो, बैकवर्ड हो, तुम लोगों को समझ में, तुम्हारे बाप दादा गधे थे, बेवकूफ थे, पता नहीं क्या क्या थे, इसलिए तुम अपने बाप दादाओं की बात मत मानो, हमारे हिसाब से लो। और अपने आज के ज़माने में भी ग्रामर में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं और हमसे ज़बरदस्ती पढ़वा रहे हैं, और हम लोग बिना किसी सवाल को पूछे, बिना कोई क्वेश्चन पूछे इंग्लिश के नाम पे सब पढ़े जा रहे हैं, सब पढ़े जा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश इंग्लिश। भाई वो तो इंग्लिश में बोलता है, अरे उसका बेटा तो इंग्लिश में बोलता है, गधे कहीं के, इंग्लिश में बोल रहा तो क्या हो गया, क्या हो गया? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लैंड में तो कुत्ता भी इंग्लिश समझता है, इसका मतलब पढ़ा लिखा हो गया। इंग्लैंड का जो कुत्ता होगा उसको कहोगे कम कम कम, कम कहोगे तो आएगा, आ कहेंगे तो आएगा कभी? जिसका मतलब कुत्ता जब ज़्यादा समझदार हो गया, मतलब कोई अंग्रेज का कुत्ता यहाँ आ जाए तो उसको तो हिंदी समझ में ही नहीं आएगी, तो क्या अरे देखो कुत्ता भी पढ़ा लिखा है, इंग्लिश समझता है, ये कोई मतलब है? ये कोई तुक है? भाषा है, भाषा तो कोई भी कहीं जहाँ जो रहेगा वो भाषा सीख जाएगा, कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन इसको इतने ज़्यादा तरजीह देने का कोई सेंस नहीं बनता है, कोई तुक ही नहीं बनता है। खैर, अब इसमें रूल है, आज बेसिक क्लियर कंसेप्ट जो था वो क्लियर, इसमें टू रूल्स हम लोग बेसिक जो था उसको समझ लिया है हमने, क्या कैसे क्या होता है, सिंटेक्स क्या चैप्टर है, कहाँ से क्या बात हुई, ये सब समझ लिया, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, नाउन क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की क्या अहमियत है, पहले क्लास में तो यही समझना था बेसिक चीज। अब जो है रूल हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कुछ रूल्स है, उस रूल को हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो बेहद जरूरी, जिससे बार बार क्वेश्चन बनता है, उन सारे रूल्स को हमें पढ़ना पड़ेगा आराम आराम से सारे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रूल को डिस्कस करना शुरू करेंगे।
ये तो आपका कहाँ से हुआ पता ही नहीं चल रहा।